संगवारी हो जय जोहार। हमर ये कृषि यात्रा में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, अभी हमन रायपुर में और रायपुर से हमन जाबो जौन खारून नदी है, खारून नदी के तीर में हमर जौन किसान भाई है जौन मन बहुत मेहनत करे है और सालों साल से मेहनत करके वो मन हा आत्मनिर्भर किसान बने हैं। वो मन हा केवल मेहनत नहीं करे है बल्कि वो मन हा प्रेरणा दे है। प्रेरणा से हमार किसान भाई मन ओकर से प्रेरणा लेके कई जन किसान भाई मन हा और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर पूरा भारत में जेकर मन के चर्चा है। किसान भाई हो वो मेहनत कस किसान हरे प्रवीण भाई चावड़ा। वो 5 एकड़ से खेती की शुरुआत करे है और आज कई एकड़ में वो खेती करत है। वो मिसाल है छत्तीसगढ़ भर नहीं, पूरा भारत भर। पूरा भारत में ओकर नाम है कि कैसे दिन रात मेहनत करे है, खून पसीना एक करे है, माटी में माटी मिल के कमाए संगवारी हो। और आज हमार किसान मन ला वो प्रेरणा देवत है, मिसाल बनत है। वो आत्मनिर्भर किसान है जेकर हमन ला आज हर किसान ला प्रेरणा लेवत है और आत्मनिर्भर बनाए, ऐसे वो किसान हरे। तो संगवारी हो हमन जाबो चंदनडी और चंदनडी के जाके वो किसान से गोड बात करबो कि कैसे वो सफलता के कहानी गढ़त है, कैसे वो मिसाल बनत है, कैसे वो सफलता के शिखर ला छुए है। संगवारी हो के स्थिति कहे जाते कि कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलो संगवारी हो चलथन चंदनडी प्रवीण भाई चावड़ा के वो कर्म स्थली, वो मेहनत कर स्थली जाके देखबो, जानबो और सुनबो। धरती जब लहलहाती है पसीने की झलक से, किसान तब बनता है मेहनत की ललक से। बीजों में सपने बोता है जो दिल से हर बार, वो ही बदल देता है मिट्टी का आकार। तो हमारी आज की यात्रा शुरू होती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बहने वाली खारून नदी के तट पर निवास करने वाले एक किसान के खेतों की ओर। ये वही भूमि है जहां मेहनत और नवाचार ने एक नई कहानी लिखी है। एक ऐसे किसान की कहानी जिसने सीमित साधनों से शुरुआत की और आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रवीण भाई चावड़ा की। रायपुर से चंदनीडीह की ओर बढ़ते हुए जब हम पहुंचते हैं उनके गांव तक, तो दूर दूर तक फैली हरियाली और बेलों पर झूलते हरे खीरे और सब्जियां एक ही संदेश देते हैं। यहाँ हर पौधा मेहनत की मिसाल है। किसान भाई हो, अब हमन पहुंच गए हवन चंदनडी प्रवीण भाई चावड़ा के ओकर कर्म स्थली, ओकर खेत में। आप मन देख सकत हो कि कैसे वो वैज्ञानिक रूप से खेती करे है, आधुनिक रूप से खेती करे है। मल्चिंग सीट लगे हवा, जमीन के बढ़िया तैयारी होए हवा इसे दिखत है। और देखो मड़वा सजे है, ड्रिप इरिगेशन लगे है जेकर माध्यम से खाद पानी बेरा बेरा में जावत है और खीरा के फसल हा लहरावत है। संगवारी एक बात मैं कहना चाहूँ, जिसे प्रवीण भाई चावड़ा हा खीरा के खेती करके आज आत्मनिर्भर बने हैं। और ओकर सेती में कहा था कि जेन भी किसान भाई हा करही खेती में लगा ही खीरा, ओकर जीवन में आर्थिक रूप से नहीं हुआ कभू पीरा। संगवारी हो तो आपो मन अगर समृद्ध बनना है, आपो मन जैसे कहे भी जाते हैं ना कि जब पेट खराब हो तो ते खा ले खीरा, तो जिंदगी है ये काया चमकी जैसे हीरा, तय खा ले खीरा, तय लगा ले खीरा, जिसे प्रवीण भाई चावड़ा लगा है। तो आओ और कैसे ढंग के वो तैयारी करे, कैसे ढंग के वो मेहनत करे, ये जम्मो बात के जानकारी लेबो। कभी गरीब किसान रहे प्रवीण भाई ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण हालातों में की थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जमीन थी भी तो सिर्फ 5 या 6 एकड़, लेकिन उनमें एक अदम्य जिज्ञासा थी, खेती को सिर्फ परंपरा ही नहीं विज्ञान से जोड़ने की, और साथ ही मेहनत और लगन। खीरे की खेती लगभग
साल भर की जा सकती है। थोड़ा सा ठंड को अगर अपन छोड़ दें तो खीरे की खेती में लगभग हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर थोड़ा ध्यान दे के हम खेती करें और सावधानियां रखें तो खीरे की खेती एक अच्छी क्रॉप है। इसे हम साल भर अलग अलग टाइम पे लेते रहते हैं तो साल भर हमारे यहाँ खीरा निकलते ही रहता है। तो खीरे की खेती में एक तो बीज का सिलेक्शन है कि कौन से सीज़न में कौन सी वैरायटी को हमको लगाना है। सीज़न के हिसाब से वैरायटियाँ अलग अलग होती है। हम गर्मी के सीज़न में अगर ठंड वाली वैरायटी को लगा देंगे तो क्रॉप फेल हो सकती है। उसी तरह ठंड के सीज़न में हम गर्मी की या दूसरे सीज़न की खीरा लगाएंगे तो क्रॉप फेल हो जाएगी। तो सीज़न के हिसाब से हमको बीज का चुनाव करना है और उसके हिसाब से हमको इसको लगाना है। और ख़ास ध्यान देना है कि उसकी दूरी हम कितना रखें, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, इसको भी हमें ध्यान रखना है। और लगभग इसको 5.5 फुट बाई 1 फुट में हम लोग लगाते हैं और रोपा ही तैयार करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। और अगर आप बड़ी खेती करना चाह रहे हैं और आपके पास लेबर की कमी है, ट्रैक्टर से स्प्रे करना चाहते हैं तो रो टू रो 8 फीट कर सकते हैं और पौधे से पौधा 1 फीट, और इसमें हम फिर ट्रैक्टर से भी स्प्रे कर सकते हैं। कभी गरीब किसान रहे प्रवीण भाई ने धीरे धीरे अपने खेतों का विस्तार किया। कुछ जमीन खरीदी, कुछ लीज पर ली और आज वे कई एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं। उनके खेतों में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई फसलें लहलहाती हैं। खीरा हो या टमाटर या बैगन जैसी सब्जियां और साथ ही साथ अमरूद और बेर जैसे फल। इन फसलों के पीछे उनकी मेहनत के साथ साथ एक वैज्ञानिक सोच भी है। आजकल किसान जो खेती कर रहे हैं वो आमदनी अपनी बढ़ाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए और अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सके उसके लिए खेती करते हैं। तो हमें खीरे की खेती में जो बहुत कम समय में हमको रिटर्न देना चालू कर देती है। जैसे हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो 30 से 40 दिन के अंदर में अलग अलग वैरायटी के हिसाब से वो माल देना चालू कर देता है। जब हम कभी भी ऐसी तकलीफ़ में आते हैं, हमारी फसलें ख़राब हो गई, कुछ हो गई, हमको इमीडिएट रिटर्न चाहिए, तुरंत हमको मतलब पैसे आने चाहिए, ऐसा है तो खीरा लगा देना चाहिए ताकि 30-35 दिन में हमारी आवक चालू हो जाए। प्रवीण भाई ने खेती में वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन से जल की बचत की और मल्चिंग शीट तकनीक से मिट्टी की नमी बनाए रखी। मिट्टी परीक्षण के बाद संतुलित खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही उपयोग करना शुरू किया। इसके साथ ही फर्टिगेशन प्रणाली के माध्यम से पौधों को जरूरत के अनुसार पोषण दिया। इससे फसल की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और उत्पादन भी कई गुना बढ़ गया। खीरे की खेती को भी हमें आधुनिक तरीके से करनी चाहिए और लगाने के समय हमको एक जगह पे एक एक पौधा ही लगाना चाहिए 1 फीट में, और ड्रिप लगाना चाहिए और मल्चिंग करना चाहिए। तो ड्रिप लगाने से हमको पानी की बचत होती है और खाद की भी बचत होती है। खाद जितना हम देना चाहते हैं उतना हम पौधे को देंगे और उतना यूटिलाइजेशन होता है, पौधा उतना ले सकता है। तो ड्रिप लगाने से दोनों का फ़ायदा है। उसके बाद जैसे हम मल्चिंग लगाते हैं तो एक तो अनावश्यक घास वहाँ पे नहीं होती है, जिससे हमारी लेबर की बचत होती है, और वायरस वगैरह भी लेट आता है। मल्चिंग की वजह से इंसेक्ट जो है जो हमको नुकसान पहुँचाते हैं वो पास में नहीं आते हैं, वो दूर उसकी चमक से दूर भाग जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो फसल पे अटैक नहीं कर पाते हैं और वायरस वगैरह कम आता है। तो मल्चिंग और ये करना बहुत आवश्यकता है, ड्रिप करना। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं।
ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी।
इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, जब खीरा की खेती ला करना है तो का बात के ध्यान रखना चाहिए? जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए? कौन से जमीन में डोरसा है, मटासी है, कछार है और ओका रेतीली भूमि है, मुरमहू है, ओमा हम खीरा के खेती कर सकत हन का? और खीरा के खेती ला करबो तो कौन से जमीन में, जैसे डोरसा है, मटासी है, कछार है, रेतीली भूमि है, ओमा पानी कतका लागे? कौन से भूमि में लगाए से कतका लाभ मिली? ये जम्मो बात के जानकारी और संगे संग जैसे पानी के बात है तो कौन से मिट्टी में कतका पानी लगी, कौन से भूमि में कतका पानी लगी, और खीरा के खेती ला जब करना है तो वो खीरा के खेती ला ध्यान में घरों रखे ला पड़ी, संगबारी बोला देखे ला पड़ी, बिहनिया देख ले, मंझनिया देख ले, संझा देख ले, फर के बेरा में देख ले, फूल के बेरा में देख ले, जब नार बड़े हुआ थे तो बोला चढ़ाए के बेरा में देख ले। आवा यहू बात के जानकारी लेबो। प्रवीण भाई ने खेती में वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई। इस तरह खेती करते हुए उनका अनुभव अब इतना समृद्ध हो गया है कि वे आसपास के किसानों को भी प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वो बताते हैं कि सही तापमान, उचित सिंचाई, रोग नियंत्रण और पौधों की छटाई, ये 4 बातें अगर ध्यान में रखी जाएं तो खीरे जैसी कई फसलें किसान की आमदनी कई गुना बढ़ा सकती हैं। उनकी मेहनत का परिणाम ये हुआ कि आज उनकी फसलों की मांग छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक है। उनके खेतों से निकलने वाले फल और सब्जियां अब स्थानीय मंडियों के साथ साथ बड़े शहरों तक पहुंचती हैं। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिससे उन्हें स्थायी आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। फसल को हमें ज़मीन में नहीं छोड़ देना है। ज़मीन में हम छोड़ देंगे तो दवाई मारने जाएंगे, फसल को तोड़ने जाएंगे तो पूरा पैर में खुंदाता है, नुकसान होता है, उत्पादन में कमी आती है, फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। जो ज़मीन की तरफ रह जाएगा वो खीरा सफ़ेद हो जाएगा, ऊपर का रहेगा वो हरा रहता है। तो हमें बांस लगा के स्टेकिंग करके उसकी खेती करनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो पैरों से जो नुकसान होता है या हम दवाई मारने जाते हैं तो उसमें पौधे को नुकसान नहीं होता है और पौधे की लाइफ बढ़ जाती है और फ्रूट की क्वालिटी भी, पौधा फल लटकते रहता है तो ग्रीन आता है चारों तरफ से, तो उसका बाज़ार मूल्य भी ज़्यादा मिलता है। किसी भी तरह की मिट्टी हो खीरे की खेती कर सकते हैं। अब जैसे कछार ज़मीन है तो उसमें जल प्रबंधन सब ज़मीन का अलग अलग होगा। कछार है तो उसमें पानी ज़्यादा लगेगा, मुरुम है तो पानी ज़्यादा लगेगा, और अगर काली मिट्टी है तो उसमें पानी कम लगेगा। तो जैसी जैसी ज़मीन है उसके हिसाब से हमको उसका जल का प्रबंधन करना है और उसको देखते रहना है कि भाई मेरी कछार ज़मीन है, धूप कितनी है, बादल कैसा है, मौसम कैसा है, उसके हिसाब से उसको पानी दें।
कन्हार मिट्टी है तो उसको रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन 3 दिन में एक बार लगेगा। कछार मिट्टी है तो आपको हो सकता है रोज़ पानी देना पड़े। तो ज़मीन के हिसाब से आपका जल प्रबंधन करेंगे तो फसल अच्छी होगी। प्रवीण भाई चावड़ा कहते हैं, खेती में सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, विश्वास और समर्पण से मिलती है। वे हर दिन सुबह खेतों में जाते हैं, पौधों से बातें करते हैं, हर बेल हर पत्ती को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि किसान होने का गर्व कैसा होता है। उन्होंने अपनी खेती को एक प्रयोगशाला बना दिया है, जहां नई तकनीकें, बीज और पद्धतियां लगातार आजमाई जाती हैं। उनका मानना है कि विज्ञान का सहारा लेकर खेती में स्थायी समृद्धि लाई जा सकती है। वे आसपास के युवाओं को भी प्रेरित करते हैं कि खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि एक व्यवसाय और अवसर के रूप में देखा जाए। स्टेकिंग कर रहे हैं, बांस का स्टेकिंग कर रहे हैं, तो हमको उसको रस्सी और धागा से उसको पूरा गूंथना है। उसके बाद कोशिश करना है कि पौधा जो है सीधा सीधा ऊपर चले, बीच में से वो टेढ़ा हो गया या नीचे वापस गिर रहा है उसका फोंक, वो सब नहीं होना चाहिए और सीधा सीधा चढ़ाते रहना चाहिए। वो कंटिन्यू उसको लेबर लगा के उसको सीधा सीधा चढ़ाते जाओ, ऊपर तक चढ़ जाए सीधा सीधा, तो फसल अच्छी होती है। और कहीं से अगर वो बेंड होता है, मुड़ के नीचे गिरता है, तो उसमें फिर न्यूट्रिशन जो है जहाँ से मुड़ गया है वहाँ से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जाता है, तो वहाँ पे जो उसके बाद में जो फल लगता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या छोटा रह जाता है। तो उसके लिए हमको चाहिए कि पौधे को सीधा सीधा ही हमको स्टेकिंग के में ले जाना चाहिए। फिर जब उसको हम तोड़ने का टाइम आता है तो लेबर लोग जब तोड़ती है तो एकदम हाथ से पकड़ के खींच देती है पूरा ज़ोर ज़ोर से। कई बार उसके नार टूट जाती है, कई बार वो स्टेकिंग में रहता है, धागे में फंसा रहता है, वहाँ से खिंचा जाता है और दूसरे फल उसमें नुकसान होते हैं, पौधा भी नुकसान होता है। तो ये सब ना हो उसके लिए खास लेबर को ट्रेन करके उसके बाद ही उसको तोड़ने के लिए भेजना चाहिए। आज प्रवीण भाई चावड़ा की गिनती छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसानों में होती है। उनकी सादगी, ईमानदारी, मेहनत और लगन ने उन्हें एक उदाहरण बना दिया है। वे कहते हैं, धरती कभी धोखा नहीं देती, बस हमें उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। उनकी कहानी हर उस किसान के लिए प्रेरणा है जो सीमित साधनों के बावजूद बड़ा सपना देखना चाहते हैं। यदि हमको कोई भी फसल हो, खीरे की फसल हो या कोई भी फसल हो, यदि हम किसान हैं और हम उसको अच्छे से खेती करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो हमें उसको बराबर एक बच्चे की तरह उसका विकास होना चाहिए। बच्चा बोलता नहीं है, उसको तकलीफ़ होती है तो बोलता नहीं है, रोता है तो हमको समझ में आ जाता है कि इसको कुछ तकलीफ़ है, लेकिन ये पौधा ये भी बोलता नहीं है। तो हमको किसान को चाहिए कि उसको देखे, उसको तकलीफ़ को समझे और उसकी तकलीफ़ को समझ के उसका निवारण करे, तभी जाके वो अच्छा पौधा बनेगा और अच्छा हमको उत्पादन देगा। इसके लिए हमको रोज़ सवेरे आके उसका निरीक्षण करना चाहिए कि उसमें क्या दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे उसको ठीक करें। दोपहर को घूमना चाहिए ताकि पानी बराबर है कि नहीं है। दोपहर को अगर पौधा मुरझा रहा है, इला रहा है, तो उसको पानी की ज़रूरत है। दोपहर को 1-2 बजे के बीच में उसका निरीक्षण करना चाहिए, फिर शाम को एक बार और देखना चाहिए। 3 टाइम अगर हम अपनी फसल को रोज़ देखेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और समझ जाएंगे उसको, तो निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी होगी। चाहे कोई फसल हो, दिन में 3 बार उसका निरीक्षण ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तब जाके फसल अच्छी होगी। तुर काया चमक ही जैसे हीरा, तुर काया चमक ही जैसे हीरा, तैहा खेत माँ लगा ले संगी खीरा, तैहा खेत माँ लगा ले संगी खीरा। संगवारी हो, हमन खीरा के खेती के बात करत हन और ये बीच में अगर हमर मेहनत हो है और मेहनत में अगर थोड़ा सा थकावट आ है तो थकावट ला दूर करे बर सबसे अच्छा माध्यम होते गीत और संगीत। तो संगवारी हो, देखथन, मजा करथन और सुकून से अपन खेत में मजा लेथन, देखथन गीत और संगीत।
छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परा, छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परा। सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परा, छत्तीसगढ़ के हमर भुइया में परा। सबो देश ले हमारी भारत महान, सबो देश ले हमारी भारत महान। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन कि कैसे हमर प्रवीण भाई चावड़ा बहुत मेहनत करे है। जैसे हम पहले भी बताए ना, माटी में माटी मिल के कमाए है, जमीन के तासीर ल समझे है, कैसे बीजा लगाबे तो का नुकसान हो सकत है। तेकर सेती नर्सरी सीधा लगाबे, पौधा लगाबे, नर्सरी तैयार करके लगाबे तो नर्सरी तैयार करके पौधा लगाए है। हमर बर तो वो प्रेरणा स्रोत है, हमर किसान भाई मन बर प्रेरणा स्रोत है। वो फल के खेती करत है, वो फूल के खेती करत है, वो सब्जी के खेती करत है, वो केरा वो पपीता के खेती करत है, वो खीरा के खेती करत है, वो लौकी के खेती करत है। हमर किसान भाई मन ला प्रवीण भाई चावड़ा ट्रेनिंग देवत है, नर्सरी तैयार करके पौधा वितरण करत है। तो ऐसन प्रवीण भाई चावड़ा से हम लोग और सीख लेना चाहिए, और ले के बाद हमू मल्ला मेहनत करके कमर कस के माटी में माटी मिल के हमन संगवारी हो मेहनत करबो, और फल लगाबो, फूल लगाबो, सब्जी लगाबो, और हमू मन आत्मनिर्भर बनबो। संगवारी हो, बस आज अतकेच अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया गोट बात, नवा नवा जानकारी, तकनीक, विधि लेकर के आप मन के सामने होबो उपस्थित। अब हो गया हवे जाए के बेरा, दो विदा, जय जोहार।